देखो बच्चों, क्लास 10th मैथ्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। अब प्रश्न नंबर 7 है इम्पोर्टेंट सवालों में। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। 500 क्या है? 25 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 तो x तथा y का मान बताओ। x और y का मान बताना है। देखो यहाँ पर जो x लिखा है, यहाँ y लिखा है बारंबारता में, और जो है इनका मान हमको ज्ञात करना है। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल है, और ये वर्ग अंतराल के प्रत्येक वर्ग अंतराल के नीचे जो लिखे हुए हैं वो बारंबारता लिखी हुई है, संगत बारंबारता। अब ये हल है, इसको जो है मैंने वर्ग लिख लो या वर्ग अंतराल। मैंने वर्ग लिखा है तो वर्ग मैंने लिख दिया, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, सातवां वर्ग, और जो है आठवां वर्ग और नौवां वर्ग। इस तरह से हमने जो है लिखा, इस तरह से हमने इसको लिखा। अब बारंबारता है, ये बारंबारता मैंने यहाँ पर लिख ली है टेबल में, और ये संचयी बारंबारता मैंने बनाई है। तो कैसे बनाएंगे समझिए, ध्यान दीजिए। संचयी बारंबारता कि इसको जो है हम जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे, इसका जोड़ यहाँ लिख देंगे, इसका जोड़ यहाँ लिख देंगे, और 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 इसका जोड़ हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हमने ये संचयी बारंबारता बनाई। वो 7 है तो 7 धन x, 7 में 12 जोड़ेंगे तो 19 प्लस x, 19 में 17 जोड़ेंगे 36 प्लस x, 36 प्लस x में 20 जोड़ेंगे 56 प्लस x, 56 प्लस x में y जोड़ेंगे 56 प्लस x प्लस y, 56 प्लस x प्लस y में 9 जोड़ेंगे तो 65 प्लस x प्लस y, 65 प्लस x प्लस y में 11 जोड़ेंगे तो 76 प्लस x प्लस y आ जाएगा। अब ये जो लास्ट में जो आती है संख्या, ये इसका जोड़ होता है, यानी बारंबारताओं का जोड़ होता है। वैसे यहाँ पर दिया हुआ है n बराबर 100, यानी बारंबारताओं का जोड़ जो है 100 दिया है, तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये 100 के बराबर है। क्या इसको अब n बराबर 100 है तो n/2 बराबर 50 हो जाएगा। implies that 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100 के बराबर लिख दिया, क्योंकि बारंबारताओं का जोड़ 100 है। तो इसको हम जोड़ेंगे क्योंकि इसमें x और y बीजीय संख्या आ गई है, यानी संख्या दो प्रकार की होती है, अंकीय और बीजीय। तो इम्प्लाइज दैट 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100। इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट का निशान है, इंगित करता है, सूचित करता है। x प्लस वाई इक्वल टू, अब इसका हम 76 का हमने इधर पक्षांतर कर दिया है राइट हैंड साइड की ओर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 24। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब जो है माध्यक वर्ग हम ज्ञात करेंगे, यानी माध्य का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो हम यहां से ज्ञात करेंगे, यहां से ज्ञात करेंगे। 525 है माध्यक, तो कौन से वर्ग अंतराल में ये जो आ रहा है 525, कौन से अंतराल में, वर्ग अंतराल में आ रहा है? 500 और 600 के बीच में आ रहा है। तो ये 500 से 600 जो वर्ग अंतराल है ये माध्यक वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसको हम जो है एल से प्रदर्शित करते हैं, और जो है माध्यक वर्ग की उस सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे तो एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा।
अब ये है तुम्हारा, इसको कहते हैं वर्ग माप। क्या कहते हैं? वर्ग माप कहते हैं। अब है तुम्हारा ये एल हो गया। अब माध्यक वर्ग की जो है बारंबारता होती है उसको जो है हम एफ से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर बराबर क्या है? 20 है। अब माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता है उससे जस्ट ठीक पहले की संचयी बारंबारता को हम सी से निरूपित करते हैं। तो सी बराबर 36 प्लस एक्स है। अब इस तरह से हमने जो है एल, एफ, सी और एच मैंने बता दिया कैसे ज्ञात करते हैं। अब क्या करेंगे? सूत्र है माध्यक इक्वल एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी को छोटे कोष्टक में गुणा एच अपॉन एफ। एच निकाला है मैंने, बताया है मैंने एच जो कैसे निकालते हैं। तो माध्यक वर्ग की उस सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो तो क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो एच कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। अब है तुम्हारा माध्यक। अब इसमें मान रख देंगे, ऊपर से दिए हुए हैं ये मान दिए हुए हैं, ये रख देंगे और ये रख देंगे। तो अब देखो 525 बराबर 500, 500 प्लस 500 बड़े कोष्टक में लिखा है मैंने। क्यों लिखा है? कि जो सी है ये दो पदों से मिलकर के बनी है, दो टर्म्स है इसमें, इसलिए छोटे कोष्टक में लिखा है आपको समझाने के लिए। तो ये है 50 ऋण 36 प्लस एक छोटे कोष्टक में बड़ा कोष्टक 1 अपॉन 20 यानी बट्टे में 20 गुणा एच। एच क्या है? 100 है। तो 20 पंजे 100। अब ये काट दिए मैंने 20 के पारे से, ये एक बार कटेंगे, ये 5 बार कटेंगे। तो 525 बराबर 500 प्लस बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक खोल दिया है माइनस का गुणा करके। अब माइनस का गुणा कर दिया है और बड़ा कोष्टक बंद गुणा 5। अब इसको जो है मैंने लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले गया। तो 500 के धन 500 है तो ये किसके हो जाएंगे? ऋण के 500 हो जाएंगे। तो 525 माइनस 500 बराबर 50 में से 36 गए तो कितने बचेंगे? 14। 14 माइनस एक्स हो जाएगा, छोटे कोष्टक में लिख दिया, गुणा 5। अब इसमें से इसको घटाएंगे 25 आ जाएंगे बराबर 5 का मैंने गुणा कर दिया इसमें 70 माइनस 5x। अब 70 को हम इधर ले जाएंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड की। तो 25 माइनस 70 बराबर माइनस के 5x। तो माइनस के 45 बराबर माइनस के 5x। माइनस से माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यानी प्लस की बन जाएंगी ये संख्याएं। अब x इक्वल टू 45 बट्टे 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। जब 5 का भाग हम 45 में देंगे तो 9 बार जाएगा, तो x बराबर 9 आ गया। तो x बराबर 9 ये जो है x का मान आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर 9 रख देंगे, इसमें x की जगह पर क्या लिखेंगे? 9 रखेंगे। तो 9 रख दिया मैंने और इसको हल किया। 9 को इधर ले जाएंगे 24 की तरफ यानी राइट हैंड साइड की। तो y इक्वल टू 24 माइनस 9, क्योंकि पक्षांतर करने पे एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लावे तो धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 24 माइनस 9 बराबर 24 में से 9 गए कितने बचेंगे? 15। तो y का मान आ गया तुम्हारा 15। ये आंसर है। अब x की जगह पर तो हम रखो 9 और बाकी जब 15 करके और फिर इसको जोड़ो 100 ही आएगा, 100 ही आएगा क्योंकि दिया है इसमें। तो इस तरह से ये सवाल हल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल में आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है। अब हमें इसका जो है बहुलक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हम वर्ग अंतराल की या वर्ग की टेबल बना ली और बारंबारता की टेबल बना ली।
अब इनको जो है गिवन है, दिया हुआ है, इसको जो इस तरह से दिया है वो मैंने ये उतार लिया, यानी वर्ग अंतराल बारंबारता जो दी हुए है तो बारंबारता इस तरह से वर्टिकल लिख लिया हमने। अब जो है ये हॉरिजॉन्टल में दिया है और मैंने ये वर्टिकल में लिख लिया है वर्ग और बारंबारता। अब है तुम्हारा बहुलक इक्वल टू एल, ये सूत्र है, ये याद रखना पड़ेगा। अब जहां एच जो है 80-60, यानी जो बहुलक वर्ग होता है और उस सीमा में से निम्न सीमा घटा करके एच प्राप्त करते हैं, जिसको वर्ग माप कहते हैं। अब ये तुम्हारा सबसे पहले हम कहेंगे बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता देखो किसकी है, तो देखो 60 से 80 यानी 2, 3 यानी चौथे वर्ग, चौथे वर्ग की चौथे वर्ग की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है, इसलिए 60 से 80 जो है वर्ग है ये 1, 2, 3 यानी चौथा वर्ग जो है बहुलक वर्ग कहलाएगा। यानी ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। तो ये बहुलक वर्ग है। क्या है ये बहुलक वर्ग? लिख देता हूं मैं, बहुलक वर्ग। अब बहुलक की निम्न सीमा को हम एल से प्रदर्शित करते हैं और बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम जो है F1 से व्यक्त करते हैं और बहुलक वर्ग की बारंबार से ऊपर की बारंबारता को F0 से प्रदर्शित करते हैं और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता जो है उसको हम F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से मैंने ये लिख लिए यहीं पर टेबल में ही। अब ये मान मैंने इसमें रख दिए है और हल कर लिया है और हल करके ये आंसर आया है यानी 65, यही आंसर है इस प्रश्न का, यही आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल में अभी आपको बताता हूं। अब देखो प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से दैनिक आय की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब ये दैनिक आय है, आय का मतलब होता है आमदनी रुपए में है और ये जो है 100 से 150 दैनिक आय है। वो कितने श्रमिकों की संख्या है, कितने श्रमिक हैं, 6। इस तरह से ये दिए हुए हैं वर्ग अंतराल में या वर्ग में दैनिक आय दी हुई है। ये श्रमिकों की संख्या है जिसको हम बारंबारता कहते हैं। अब हल, दैनिक आय रुपए में या वर्ग कह लो, श्रमिकों की संख्या कह लो या बारंबारता कह लो, ये संचयी बारंबारता टेबल है। ये मैंने जो है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में दैनिक आय लिखी हुई है वर्ग अंतराल में या वर्ग में, वो मैंने जो है वर्टिकल में लिख लिया है। श्रमिकों की संख्या जो है दी हुई है हॉरिजॉन्टल में, अब उसको जो है मैं वर्टिकल रूप में लिख लिया है श्रमिकों की संख्या को, जिसको हम कहेंगे बारंबारता समझो, यानी बार बार आने वाली। अब ये संचयी बारंबारता मैंने बनाई है। अब जो है क्या करेंगे संचय, अब ये लिख लिया हमने यहाँ तक। अब जो है देखो 6 है, यानी पहले वर्ग की बारंबारता और संचयी बारंबारता इक्वल होती है। अब देखो 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 20 34 और 34 और 10 44। अब जो है n बराबर 44 है, n/2 इक्वल टू 44/2 इक्वल टू 22 आ गया। अब जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर n/2 का मान 22 आ रहा है, तो हम संचयी बारंबारता टेबल में देखेंगे कि जहां ज्यादा हो जाए n/2 के मान से नहीं रुक जाएंगे। तो देखो ऊपर से देखते चले जाओ, यहाँ पर 22 आ रहा है, यहाँ पर 22 आ रहा है,
यहाँ पर 22 आ रहा है, 22 आ रहा है, तो देखो यहाँ पर है ये, यहाँ पर अधिक हो रहा है, तो इसकी सीरीज में देख लो कौन सा वर्ग है, 250 से 300 है, ये माध्य का वर्ग हो गया। माध्य का वर्ग की न्यून सीमा को एल कहते हैं, माध्य का वर्ग की बारंबारता को एफ से निरूपित करते हैं, माध्य का वर्ग की संचयी बारंबारता जो होती है उससे ठीक पहले की बारंबारता को हम सी से निरूपित करते हैं। अब माध्य का यानी मीडियन, ये जो इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इक्वल टू एल, ये सूत्र है, ये याद रखना पड़ेगा, कीप इन माइंड। जहां h बराबर h क्या है, माध्य का वर्ग की उस सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं तो h हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने किया तो 50 आया h का मान। अब ये दिए ऊपर से जो मान है, ये सभी मान मैंने रख दिए हैं सूत्र में और इसको हल कर लिया है। हल करने पर 270 आया है, 270 रुपये, 270 रुपये। तो ये इस प्रश्न का आंसर है। अब देखो प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से दैनिक आय की माध्य का ज्ञात करनी है। माध्य का ज्ञात करनी है, ये दैनिक आय है रुपये में, ये श्रमिकों की संख्या है, ये मैंने इस तरह से लिख लिया है, n बराबर 44, एन बाई, दोबारा सुन लो, n/2 इक्वल टू ये 22 आ गया। इसमें मैंने जो सूत्र में मान रख दिया है और मान रख करके ये हल आया है 270 रुपये, 270 रुपये है। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 10 है, यह निम्नलिखित, यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का जो अंक प्राप्त किए हैं उसका समानांतर माध्य 25 अंक है तो पी का मान ज्ञात करो। अब जो है वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 0 से 10 की बारंबारता 3 है, 10 से 20 की पी है, पी से 30 की 6 है, 30 से 40 की 10 है और 40 से 50 की जो है 5 है। इस तरह से हमने जो है ये दिया हुआ है तुम्हारे प्रश्न में। अब मैंने वर्ग और बारंबारता की टेबल बनाई, ये जो दी हुई है ये, तो अब जो एक्स्ट्रा जो तालिका बनेगी वो मध्यमान की और एफ एक्स की बनेगी। अब देखो ये जो है गिवन से उतार लिया मैंने। मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं, इस तरह से जो प्राप्त होता है वो मध्यमान होता है। 0 में 10 का जो ये निम्न सीमा है इस साइड की, और ये जो है उस सीमा है लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट। इंग्लिश में बोलते हैं लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके प्रत्येक वर्ग की उसमें 2 का भाग लगा देंगे तो उसके संगत मध्यमान आ जाएगा। अब 0 और 10 को जोड़ेंगे 5, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 का में 2 का भाग लगाएंगे तो 15। इस तरह से हमने ये ज्ञात किया मध्यमान। अब एफ एक्स यानी एफ का गुणा एक्स में करेंगे संगत अवयवों में। अब देखो 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15, पी का गुणा 15 में करेंगे तो 15 पी, 6 का गुणा हम 25 में करेंगे तो 150, और 10 का गुणा 35 में करेंगे 350, और 5 का गुणा 45 में करेंगे 225 आ जाएगा। अब एफ एक्स का जोड़ जो को उसको बोलते हैं हम सिग्मा एफ एक्स। ये जोड़ लिया, देखो जोड़ बताया है मैंने। और कभी कभी बच्चे ऐसे कर देते हैं कि इसको जोड़ देते हैं 15 को जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 15 पी को अलग से लिखा जाएगा, प्लस 15 पी लिखा जाएगा। जो पी नहीं है उनको अलग जोड़ लेंगे। ये जोड़ करके 740 आया है, 740 प्लस 15 पी हो गया सिग्मा एफ एक्स का मान। इसी तरह से यहाँ पर 3 और 6 9, 9 और 10 19 और 5 24, 24 धन पी लिख दिया। एन बराबर यानी बारंबारताओं का जोड़, बारंबारताओं के जोड़ को सिग्मा एफ भी बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी ग्रीक भाषा का अक्षर है ये सिग्मा।
अब समानांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन सूत्र है, ये कीप इन माइंड, दिमाग में रखना है। अब देखो समानांतर माध्य कितना है, तुम्हारा 25 है तो 25 लिख दिया बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान ये रख दिया मैंने सूत्र में, और जो है एन का मान मैंने रख दिया 24 धन पी। देखो 24 धन पी है बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, यानी कैंची गुणा करने पर, कैंची गुणा करने पर ये प्राप्त होगा आपको। अब जो है अब जो पी वालों पदों को जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेके आए, और जो है जो बगैर पी के हैं टर्म है उनको जो है राइट हैंड साइड की ओर ले गए। तो इम्प्लाइज दैट 25p माइनस 15p इक्वल टू 740 माइनस 600 आएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 10p बराबर 140, तो p बराबर 140 बटे 10 बराबर 14। इम्प्लाइज दैट p बराबर 14 आएगा, p का मान 14 आ गया, यही आंसर है इस प्रश्न का। अब जो है नेक्स्ट सवाल में अभी आपको बताता हूं। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 11 है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी सम संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए, धनात्मक संख्या होनी चाहिए। जो है 1 से 10 तक जो है सब धनात्मक ही होंगी। तो 1 से 10 तक की सम संख्याएं अधोलिखित हैं, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये x है, x के मान है। अब जो सिग्मा x का मतलब है x का जोड़, x के मानों का जोड़, सिग्मा x इक्वल टू 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10, तो ये हो गया तुम्हारा 30। n बराबर 5, n का मतलब है कितने टर्म्स हैं इसमें, कितने पद हैं ये हमको देखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 है, तो n बराबर 5 आ जाएगा। अब देखो समानांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये सूत्र है। इस सूत्र में सिग्मा एक्स का मान 30 है तो 30 रख दिया, एन का मान 5 है तो 5 रख दिया, 5 का भाग 30 में लगाएंगे तो बराबर 6 आ गया, यही आंसर है। अब जो देखो मैंने ये बनाया है कि अगर विषम आ जाए तो कैसे हम, कितना आंसर आएगा और कैसे हल होगा, ये सवाल ले लिया है मैंने। आप प्रश्न नंबर 12, 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं का समानांतर माध्य ज्ञात करो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं कि एक छोड़ करके, एक न तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, ये ध्यान रखना है अभाज्य संख्या में। अब ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक को छोड़ करके, ऐसी संख्या है जिनमें एक और स्वयं संख्या का ही भाग जाए, किसी अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। तो कैसे, कितनी है, तो वो 2 है, 3, 2 में केवल 1 और 2 का ही भाग जाएगा, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। 3 है, 1 और 3 में 1 और 3 का ही भाग जाएगा, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसी तरह से ये मैंने अभाज्य संख्या लिख ली है। अब सिग्मा एक्स 2 धन 3 धन 5 धन 7, तो ये 2 3 5 और 5 10 और 7 17 हो गया। n बराबर 4, यानी पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो n बराबर 4 हो गया। अब समानांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये सूत्र होता है, बराबर 17/4 बराबर, यानी 17 में भाग हम 4 का लगाएंगे तो कितना आएगा, 4.25 आएगा। यही इस प्रश्न का आंसर है। अब प्रश्न नंबर 13 है, 1 से 10 की विषम संख्याओं का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब विषम संख्या कौन सी होंगी 1 से 10 तक, जिनमें 10 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। तो देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। इस तरह से मैंने ये विषम संख्याएं लिख ली मैंने ये। अब सिग्मा एक्स इसी तरह से जोड़ लेंगे और इन टर्म्सों को यानी पदों को, तो बराबर 25 आएगा, क्योंकि 1 और 3 4 5 9 9 7 16 16 9 25,
तो n बराबर 5 है, 1 2 3 4 5, n बराबर 5 यानी पदों की संख्या। अब है तुम्हारा समानांतर माध्य इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन इक्वल टू 25/5, यानी सिग्मा एक्स का मान 25 रख दिया, एन का मान 5 रख दिया मैंने नीचे, ये सूत्र में मान रख दिए हैं, और तो इक्वल टू 5 आएगा। यही आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है ये प्रश्न का। अब प्रश्न नंबर 14, अब ये हो गया समानांतर माध्ययों के प्रश्न। अब माध्य का अजय सब अब अवर्गीकृत आंकड़े हैं। ये क्या है? अवर्गीकृत हैं। अवर्गीकृत का मतलब जो वर्ग में नहीं दिए हो, तो ये अवर्गीकृत आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। अब जो है तुम्हारा 2,12, 0, 9, 5, 15, 7 और 4 की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम जो अब अवर्गीकृत आंकड़े जो की माध्यिका निकालेंगे, तो उनको जो है पहले हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे, लेकिन मैंने आरोही क्रम में लिखा है। तो आरोही क्रम में लिखेंगे यानी बढ़ते क्रम में, तो 0, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 15। अब देखो यहाँ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ गिनो, पदों की संख्या तो बराबर होगी ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से देखना है कि कोई टर्म छूटा तो नहीं है। अब n बराबर 8 है यानी सम है, तो सम होता है तो पहले हम n/2 का मान पहले ही निकाल लेते हैं, तो इक्वल टू 8/2 हो जाएगा बराबर 4। अब देखो माध्य का ये सूत्र है, ये क्या है? सूत्र है, ये तुम्हारा सूत्र है अवर्गीकृत आंकड़ों का। अब देखो बराबर n/2 का मान 4 है, तो 4 रख दिया, 4वें पद का मान प्लस, अब n/2 में 1 जोड़ देंगे n/2 के मान में, तो एक बढ़ती आ जाएगा, यानी 5वें पद का मान। यहाँ जैसे 6 है तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 है तो यहाँ 8 आएगा, 8 है तो यहाँ 9 आएगा, इस तरह से आते हैं, एक बढ़ती आते हैं दूसरे नंबर पर। अब देखो 4वें पद का मान कितना है, यहां से देखना है, 1 2 3 4, तो 4वें पद का मान है 5, तो 5 लिख दिया। 5वें पद का मान कितना है? 1 2 3 4 5, 7 है तो 7 लिख दिया, तो 5 और 7 कितने हो गए? 12, और बट्टे में 2 है ही, बराबर 12/2 इक्वल टू 6 आएगा इसका। तो इस तरह से अब मैं विषम की बताऊंगा कि अगर पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, मैं अभी बताता हूं। फिर इसके बाद जो है मैं अब अभी बताऊंगा का चैप्टर लूंगा मैं, प्रायिकता का, उसकी वीडियो अलग बनाऊंगा, अलग समझाऊंगा तो आपको। अब है तुम्हारा इस तरह से ये जो प्रश्न है ये हल किए हमने, समझाया आपको। अब जो है मैं माध्यिका का ऐसा प्रश्न देता हूं जो है इन पदों की संख्या क्या हो? विषम हो। और देखो डायरेक्ट आ जाता है, तो देखो यहां से देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 हो गया, और ये 4। अब ये है मध्य में, ये आ रहे हैं 2 टर्म्स आ रहे हैं, दोनों टर्म्सों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, यानी आधा कर दो, डायरेक्ट सीधा आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगी। कौन से में? जब पदों की संख्या क्या हो? सम हो, आरोही क्रम में लिखने के बाद। देखो प्रश्न नंबर 15 है, 2, 12, 0, 9, 5, 15 और 7 की माध्यिका क्या होगी? ये अवर्गीकृत हैं। अब जो को सम के लिए अलग सूत्र होता है, पदों की संख्या सम हो, विषम के लिए अलग होता है। तो आरोही क्रम में हम लिखते हैं, चाहे वो पदों की संख्या विषम हो या सम हो,
माध्यिका के लिए आरोही क्रम में लिखने पर या अवरोही क्रम में किसी क्रम में लिख लो। तो मैंने यहाँ पर आरोही क्रम में लिखा है, तो ये आरोही क्रम में लिख दिया, यानी बढ़ते क्रम में लिख दिए। पदों की संख्या n बराबर 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो ये 7 क्या है? विषम है। तो विषम के लिए सूत्र है तुम्हारा ये है n+1/2 वे पद का मान, वे पद का मान, वे पद का मान। अब यह तुम्हारा ये सूत्र है, इस सूत्र में n की जगह पे 7 लिख दिया। 7×1/2 वे पद का मान, यानी इक्वल टू 8/2 वे पद का मान। ये 2 से काट देंगे तो 4वें पद का मान आ जाएगा। 4वां पद देख लो, यहां से गिनो 1 2 3 4, तो 4वें पद का मान बराबर 7 आ रहा है। यही आंसर है। अब देखो मुझे याद आ गया है कि जैसे यहाँ पर कोई संख्या दे दी अविकृत आंकड़ों में और एक अज्ञात है, उस अज्ञात को निकालना है, तो अज्ञात अगर पूछेंगे प्रश्न में तो समानांतर माध्य अवश्य दिया होगा, तो P का मान ज्ञात कीजिए या R का मान ज्ञात कीजिए, A आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। तो हल है सिग्मा x, इनको सबको जोड़ लेंगे तो देखो 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 10 22 और 22 धन P। n बराबर 5, यानी पदों की संख्या 5 है। 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5 समानांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये सूत्र है। समानांतर माध्य की जगह पर 6 लिख देंगे बराबर 22 धन P/5। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, नीचे कोई संख्या नहीं हो तो उसमें एक मान लेते हैं हर में। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन यानी वज्र गुणा करने पर या कैंची गुणा करने पर साधारण भाषा में, तो हम जो है 1 का गुणा 22 धन P में करेंगे तो 22 धन P बराबर 30 आ जाएगा। 6 पंजे 30, तो P बराबर 30 माइनस 22, यानी P का मान 8 आ गया। अब यही आंसर है इस प्रश्न का। अब मैं जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको पढ़ाने के लिए, समझाऊंगा आपको, तो मैं प्रोबेबिलिटी का लूंगा। अब यहीं तक मैंने ये सांख्यिकी का सवाल लिए हैं, इसी का दे के प्रश्न आएंगे, इनका रिवीजन करो। और वो कर चुके होंगे तो दोबारा से उनको रिवीजन कर लो कि किस तरह से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो देखो बच्चों, मैं आपके लिए बहुत प्रयासरत हूँ। मुझ पर गलती हुई है कि इम्पोर्टेंट सवाल चैप्टर वाइज नहीं बना पाया समय के अभाव के कारण, लेकिन अब मैं जो है 10th की नए सेशन के लिए 10th के लिए मैं इम्पोर्टेंट सवाल चैप्टर वाइज कराऊंगा। चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट सवाल और 100% आएंगे। जैसे इंटर में आए हैं कक्षा 12 में, मिलान कर लेना पेपर से और आपको मालूम पड़ जाएगी। कक्षा 12 का मैंने इम्पोर्टेंट सवाल बनाए थे, वीडियो डाली थी, और जो है चैप्टर वाइज बनाया था, तो उसमें से ही सारे प्रश्न आए हैं, अलग से कोई प्रश्न नहीं आया। अब मैं जो है नए सेशन के लिए अब मैं इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा।